अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस एंड इट्स यूजेस का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के हवाले से हमने बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम जिस बुक को यूज़ कर रहे हैं यानी कि गैरिसन नोरिन ब्रीवर की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की बुक एडिशन 15, उसका चैप्टर 2 जिसमें कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस का पार्ट मौजूद है, उसके 3 क्वेश्चन यानी कि 3 एक्सरसाइजेस करके आपको बताएंगे और उसमें डिफरेंट कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करके आपको बताएंगे, ताकि अगर आपके पास एग्जाम्स के अंदर पेपर में पूछा जाए तो आप इजीली बता सको कि ये कौन सी कॉस्ट है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 आ रही है उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट की। अब पहले ये समझ लें कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि इजीली ट्रेसेबल है, ट्रेस हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, यानी कि वो किसी भी प्रोडक्ट पर कितनी अमाउंट में इनकर्ड हुई है उसका हमें इजीली पता लग जाता है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट वो इजीली ट्रेसेबल नहीं होती है, आइडेंटिफाइबल नहीं होती है। ठीक है जी, यानी कि वो कितनी इनकर्ड हुई है उसका आप डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करें, नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल इज अ फुल सर्विस हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड्स एवरीथिंग फ्रॉम मेजर सर्जरी एंड इमरजेंसी रूम केयर टू आउट पेशेंट क्लिनिक्स। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल है जो कि फुल सर्विस हॉस्पिटल है, जो मेजर सर्जरीज के लिए और इमरजेंसीज के लिए वो हर तरीके की वो जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स के ऊपर। ठीक है ना। रिक्वायर्ड में आपको क्या करेंगे, फॉर ईच कॉस्ट इनकर्ड एट नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल, वहां जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, इंडिकेट वेदर इट वुड मोस्ट लाइकली टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट और एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपने पता ये लगाना कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ऑफ द स्पेसिफाइड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को देखते हुए, बाय प्लेसिंग एन एक्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है ना, कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट है तो उस वाले कॉलम में आप एक्स पुट करेंगे और इनडायरेक्ट है तो उसके कॉलम में आप एक्स पुट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन किया पहले पूरा क्वेश्चन लिखने तक, और उसके बाद अलग से सॉल्यूशन नहीं किया, इसी के अंदर डायरेक्टली मैंने कॉलम बनाकर ही सॉल्व कर दिया है ताकि हमारी जगह बच सके और आपको कम टाइम में जल्दी बात समझ में आ सके। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने हमें एक चीज दी हुई थी कि कैटर्ड फूड सर्व टू पेशेंट्स। 4 उसने हमें कॉलम दिए हुए थे कि कॉस्ट कौन सी है इनकर्ड होने वाली, कॉस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है कि कहाँ इनकर्ड होगी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये 4 कॉलम। पहली जो है वो एग्जाम्पल है कि कैटर्ड फूड सर्व टू पेशेंट, पेशेंट्स को जो है फूड वो सर्व किया गया है, तो ये क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये आपने पता लगाना है। अब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, अ पर्टिकुलर पेशेंट, कैटर्ड, कैटर्ड का मतलब होता है फराहम करना, देना। ठीक है ना, तो एक पेशेंट को, और यहाँ भी लिखा हुआ है कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कि पर्टिकुलर पेशेंट को आपने फूड सर्व किया। अब कितना किया हुआ होगा, तो उसके अंदर उन्होंने खुद आंसर दिया हुआ था यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट में एक्स, कि आप एक बंदे को कितना खाना दे रहे हो, कितना फूड सर्व किया है, ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है, ट्रेसेबल है। एक पानी की बोतल दी है, ठीक है जी, और उसको कितने आपने चावल दिए हैं या जो भी उसकी रिकमेंडेशन डॉक्टर्स ने दी हुई है, खिचड़ी कितनी दी है, सही है ना। तो इस हिसाब से ये क्या है, ट्रेसेबल है, डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद बाकी जो 8 एग्जाम्पल्स हैं, या आप कह लें कि जो क्वेश्चन में आपके पास 8 पॉइंट दिए हुए, कॉस्ट दिए हुए, वो आपने मालूम करके दिखाने हैं। तो फर्स्ट वाली क्या है, द वेजेस ऑफ पेडियाट्रिक नर्सेज, जो पेडियाट्रिक नर्सेज की वेजेस हैं, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो आपको बता रहे क्या है कि द पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट की। तो वो जो वेजेस हैं वो वेजेस जाहिर सी बात है इन नंबर्स होती हैं, ट्रेसेबल हैं, इस वजह से वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, कितनी अद्वियात दी गई हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं अब पर्टिकुलर पेशेंट को, एक पेशेंट को, वो भी क्या है, इजीली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। इसी तरीके से हीटिंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को जब हम हीट करेंगे, सर्दियों का मौसम है, जाड़ा आ गया, द पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट को, तो अब उसके लिए कितनी हीटिंग रिक्वायर्ड है वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। दैट्स वाई ये किस में चली जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में चली जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ में क्या, द सैलरी ऑफ द हेड ऑफ पेडियाट्रिक्स
द पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट का जो हेड है, सही है, उसकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, वो आइडेंटिफाइबल है कि भाई उसकी सैलरी कितनी है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, वो हमें इजीली मालूम पड़ जाएगा। इस वजह से ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरीके से द सैलरी ऑफ द हेड ऑफ पेडियाट्रिक्स, कॉस्ट इनकट तो सेम है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर पेडियाट्रिक पेशेंट, एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कितनी होगी उसका जांचना मुश्किल है। एक मंथ में या एक दिन में, एक साल में उसके पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर उसकी सैलरी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। दैट्स वाई ये क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। उसके बाद हॉस्पिटल के चैपलेन की सैलरी, चैपलेन कहते हैं जो पादरी होता है, उसकी जो सैलरी है एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, तो वो भी आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। दैट्स वाई ये क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। इसी तरीके से सेवेंथ में क्या, लैब टेस्ट बाय आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर, आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर ने एक पर्टिकुलर पेशेंट का जो है वो लैब टेस्ट किया है, तो ये भी एक डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, आइडेंटिफाइबल है कि वो कितना टेस्ट कर रहा है, कौन कौन से टेस्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्ट नहीं है क्योंकि वो हर बंदे का अलग अलग कर रहा है, तो उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद होंगे। इसी तरीके से लैब टेस्ट बाय आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट का है, तो उस डिपार्टमेंट में जितने लोग होंगे उन सबका वो टेस्ट अगर कर लेता है या आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर कर लेता है, वो भी एक डायरेक्ट कॉस्ट है, वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन की, डायरेक्ट कॉस्ट की और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें एक्सरसाइज 2 में आपके पास क्या गिवन है, क्लासिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो देख लेते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन करनी है। वो आपको कह रहे हैं द पीसी वर्क असेंबल कस्टम कंप्यूटर फ्रॉम कंपोनेंट सप्लाइड बाय वेरियस मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं, और जो आपकी कंपनी है वो उसको क्या कर रही है, असेंबल करती है। द कंपनी इज वेरी स्मॉल, छोटी, एंड इट असेंबली शॉप एंड रिटेल सेल स्टोर आर हाउस्ड इन अ सिंगल फैसिलिटी इन रेडमोंड वाशिंगटन, ठीक है ना, बहुत छोटा है, और इंडस्ट्रियल पार्क जो है वाशिंगटन रेडमोंड का, वहां पर इसकी सिंगल फैसिलिटी दी हुई है। लिस्टेड बिलो आर सम ऑफ द कॉस्ट, नीचे जो आपको गिवन है चार्ट के अंदर वो कुछ कॉस्ट्स हैं जो कि कंपनी ने इस साल इनकर्ड किए हैं या इनकर्ड होती हैं। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं फॉर ईच कॉस्ट, हर कॉस्ट के लिए इंडिकेट करें वेदर इट वुड मोस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर, कि उनमें से कौन सी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, सेलिंग है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ठीक है जी। इसकी मैं आपको कैटेगरी भी बताऊंगा, साथ में आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि कौन सी कॉस्ट क्या है और क्यों है, ठीक है जी। तो ये 8 कॉस्ट आपको दी हुई हैं। इसके अंदर अगर आप सर्च करेंगे किसी भी जगह, ये जो इसका 8th पार्ट है ना वो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। जो एडिशन 15th है आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक का, उसके अंदर ये 15th है। दूसरे एडिशंस मैंने देखे नहीं है ज़्यादा, तो आई डोंट नो कि उसके अंदर ये 8वां पार्ट भी मौजूद है कि नहीं, लेकिन नेट के ऊपर जो मैंने देखे हैं इसके ये क्वेश्चन देखा है कम्प्लीटली, उसके अंदर 7 ही ये कॉस्ट मिलती हैं। बहरहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 8 हो या 7 हो। तो मैंने इसको यहीं पर डायरेक्टली सॉल्व किया, एक्सप्लेनेशन में आपको साथ साथ देता जाऊंगा। सबसे पहले क्या, द कॉस्ट ऑफ हार्ड ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव है उसकी कॉस्ट है इंस्टॉल्ड इन आ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की गई है। तो ये क्या, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, किस क्लासिफिकेशन में जाएगा, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में जाएगा। क्यों, जो हार्ड ड्राइव है वो कंप्यूटर का कंपोनेंट है, जो कि परचेज किया जाता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, और यूज किया जाता है किस में, असेंबलिंग प्रोसेस में, ताकि कंप्यूटर बन जाए, ठीक है जी। तो इस वजह से ये जो है आपके कंप्यूटर का मेन पार्ट है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा गया है, या डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में डाला गया है। इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द पुगेट साउंड कंप्यूटर यूजर न्यूज पेपर, ठीक है ना, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगाई है इन द पुगेट साउंड कंप्यूटर, जो और यूजर जो है वो न्यूज़पेपर है, ये क्या होगा, ये सेलिंग कॉस्ट होगी, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट होगी, लोग देखेंगे, लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तभी तो आपका माल बिकेगा, जो दिखेगा वो ही बिकेगा। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, न्यूज़पेपर है, एक वे ऑफ इंफॉर्मिंग है कस्टमर के लिए, ताकि पता लग जाए लोगों को कि भाई आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है बेचने के लिए, ठीक है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जरूरी होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद थर्ड हम चलते हैं, तो आपको कह रहे हैं द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की वेजेस
हु असेंबल कंप्यूटर फ्रॉम कंपोनेंट, ठीक है ना, कंप्यूटर जो है वो असेंबल कर रहे हैं कंपोनेंट से, ठीक है ना, कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरी इजी, ठीक है ना। तो उनको ये उनकी एक प्राइम एक्टिविटी है, भाई असेंबली नहीं करेंगे तो कंप्यूटर बनेगा नहीं बनेगा, कंपोनेंट्स को असेंबल किए बगैर, तो जो अमाउंट उनको पे की जाएगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। तो वो एम्प्लॉयज जो कि अदर देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काम करते हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जाएगी। तो जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कंप्यूटर्स के कंपोनेंट को असेंबल करने में, वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में क्या, सेल कमीशन है, पेड कर रहे हैं आप किसको, कंपनी सेल्स पीपल, कंपनी के सेल्स पीपल को, तो वो हेल्प कर रहे हैं आपकी सेलिंग में, तो ये आपकी किस में चली जाएगी, सेलिंग कॉस्ट में चली जाएगी, क्योंकि जो सेल्समैन का कमीशन है वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी सेल को बूस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड होगा सेलिंग प्रोडक्ट के लिए, वो वेरी सिंपल इज दैट कि सेलिंग कॉस्ट में जाएगा, ठीक है जी। फिफ्थ में क्या है, द वेजेस ऑफ द असेंबली शॉप सुपरवाइजर, ठीक है ना, वेजेस किसकी, जो असेंबली शॉप का सुपरवाइजर है, तो वो किस में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड कॉस्ट के अंदर जाएगा। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो इनकर्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और जो सैलरी होती है सुपरवाइजर की वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, जैसे ही वो वर्क करेगा विद इन द फैक्ट्री वो क्या होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द वेजेस ऑफ द कंपनीज अकाउंटेंट, कंपनी के अकाउंटेंट की जो है वो वेजेस है वो एडमिन कॉस्ट में जाएगी, क्योंकि जो अकाउंटेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए काम नहीं करता, अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग जॉब करता है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, इस वजह से ये क्या है, एडमिन कॉस्ट है। उसके बाद सेवेंथ में आपको क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट पे, यूज टू टेस्ट असेंबल कंप्यूटर बिफोर रिलीज टू कस्टमर, जो कंप्यूटर आपका बन जाता है असेंबली करने के बाद उसको एक बार टेस्ट किया जाता है कि भाई ये सही असेंबल हुआ है कि नहीं, ठीक से बना है कि नहीं, ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना आए। तो कस्टमर को रिलीज करने से पहले जो इक्विपमेंट असेंबली के लिए यूज किया जाता है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ जाएगा, वो सेलिंग कॉस्ट में जाएगा। क्यों, जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी असेंबल्ड हैं, दैट मीन्स ये इक्विपमेंट यूज्ड हो रहा है आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उसके बाद ये इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना हुई, फिर क्या हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल्स, ठीक है ना, दिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन कांट बी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ना हुआ। तो दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड टू सेल द प्रोडक्ट, कि भाई बेचने से पहले जरा चेक तो कर लें बेचने के काबिल है भी कि नहीं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को प्रोडक्ट हैंडल करने से पहले आपको अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपने इस इक्विपमेंट को क्या डाला, सेलिंग कॉस्ट के अंदर डाला, ठीक है जी। इसी तरीके से रेंट जो है वो आप दे रहे हो किसके लिए, ऑन द फैसिलिटी इन द इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जो आप फैसिलिटी दे रहे हो उसके ऊपर जो आप रेंट दे रहे हो वो किस में जाएगा, एडमिन कॉस्ट के अंदर जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सारी संभाल रही है और आप रेंट उसका पे कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडमिन कॉस्ट, ठीक है जी। तो आई होप कि ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करना आ गई होगी। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 2.3 क्लासिफिकेशन करेंगे हम प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट की। क्लासिफिकेशन करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है और पीरियड कॉस्ट क्या है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जनाब क्या चीज होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि इनकर्ड होती है प्रोडक्ट के ऊपर इन द फैक्ट्री, ठीक है ना। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी तो इसकी कॉस्ट भी वहां से आप डिडक्ट कर देंगे, या सिंपली आप कह लें वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर इनकर्ड हो रही है फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है, ठीक है ना, पीरियड कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है टाइम पीरियड बेसिस के ऊपर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड, जिस टाइम पीरियड में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पीरियड कॉस्ट कहेंगे। तो जिस टाइम में वो इनकर्ड होगी तो उसी टाइम में वो रिकॉर्ड भी होगी और डिडक्ट भी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है सपोज दैट यू हैव बीन गिवन अ समर जॉब, ठीक है ना, आपको समर जॉब दी जा रही है एज एन इंटर्न एट इसाक एयर कैंप्स, ठीक है ना। अ कंपनी
एक ऐसी कंपनी दैट मैन्युफैक्चर जो बना रही है सोफिस्टिकेटेड स्पाई कैमरास, ठीक है ना, जासूसी करनी है आपने, फॉर रिमोट कंट्रोल्ड मिलिट्री रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स के लिए, ठीक है ना। द कंपनी विच इज प्राइवेटली ऑन, दो बार मैंने गलती से लिख लिया, विच इज प्राइवेटली ऑन हैज अप्रोच अ बैंक फॉर अ लोन टू हेल्प इट फाइनेंस इट ग्रोथ, ठीक है ना। अब जो आपकी ये कंपनी है जो कि स्पाई कैमरास बना रही है, ठीक है ना, अब उसको कुछ पैसों की जरूरत है और वो पैसे लेने के लिए वो बैंक गई है ताकि उसको लोन मिल सके, उसकी फाइनेंसिंग हो सके और बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, अब बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं दे सकता। द बैंक रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर अप्रूविंग सच लोन। बैंक ने क्या किया, आपसे मांग ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि क्या कर सकें, लोन को अप्रूव कर सकें। यू हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वर गिवन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। आपको बोला है कि भाई आप क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और कुछ लिस्ट दे दी आपको कॉस्ट की। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि क्लासिफाई द अबव कॉस्ट एज आइदर प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द बैंक, ठीक है ना। बैंक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पर्पज से आपने प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट को अलग अलग करके दिखाना है। अब ये अबव लिखा हुआ था, ये चार्ट इस रिक्वायर्ड से पहले बना हुआ था, लेकिन मैंने रिक्वायर्ड को ऊपर लिख के ये चार्ट यहीं पर नीचे आपके सामने सॉल्व कर दिया ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो चार्ट है, ये आगे पीछे ना हो सके कि मुझे बार बार बैक पर फिर आगे फिर बैक पर फिर आगे करना पड़ता, तो उसमें आपको समझने में भी कंफ्यूजन होता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने ये कैटेगरी बतानी है कि पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी है। टोटल कॉस्ट आपके पास 15 गिवन है और आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन कैटेगरी बतानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने नहीं बतानी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको अमाउंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपके पास जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स पर्सन कार्स, सेल्स पर्सन कार के ऊपर, ठीक है ना। जो डेप्रिसिएशन है वो पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो फैक्ट्री के अंदर जो है वो लगेगा, तो इस वजह से ये क्या है, पीरियड कॉस्ट है सेलमैन की कार के ऊपर। रेंट ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के ऊपर रेंट जो कि यूज हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, ठीक है ना। ये जो इक्विपमेंट है ये फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहा होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके ऊपर जो रेंट दे रहे हो तो वो किसका पार्ट होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। लुब्रिकेंट्स यूज फॉर मशीन मेंटेनेंस, मशीन की मेंटेनेंस के लिए, मशीन कहाँ होती है, फैक्ट्री में, उसकी मेंटेनेंस के लिए लुब्रिकेंट्स यूज कर रहे हो, तो ये क्या होंगे, ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है जी। सैलरीज ऑफ पर्सनल हु वर्क इन द फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउसेज, ठीक है ना, फिनिश्ड गुड्स हो गई, प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट बनने के बाद वेयर हाउस में जाएंगी, वहां पर संभालेंगे, वहां पर इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, ये पीरियड कॉस्ट है, ठीक है ना, सैलरीज है। सोप एंड पेपर टॉवल्स यूज बाय फैक्ट्री, फैक्ट्री वर्कर्स एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, ठीक है ना, जो शिफ्ट वो लगा रहे हैं फैक्ट्री के वर्कर्स, वहां जो वो यूज कर रहे हैं सोप एंड पेपर, वो क्या होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, फैक्ट्री के अंदर इनकर्ड हो रही, ठीक है ना। फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें, हीट वाटर एंड पावर कंज्यूम्ड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना, तो ये भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होगी। मटेरियल यूज्ड और है बॉक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगी तभी तो उसकी बॉक्सिंग होगी, फॉर शिपमेंट ओवरसीज, मुल्क से बाहर भेजने के लिए, और आगे आपको लिख के भी बता रहे हैं कि यूनिट्स आर नॉर्मली बॉक्स, नॉर्मली उनकी बॉक्सिंग की जाती है, तो बन चुके हैं, फैक्ट्री का पार्ट तो नहीं है, बाहर हो रहा है, पीरियड कॉस्ट होगा। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, पीरियड कॉस्ट है। उसके बाद आपके पास क्या, वर्कर्स की कंपनसेशन है, इंश्योरेंस, ठीक है ना, फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉय, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस कंपनसेशन है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन चेयर्स एंड टेबल्स, कौन सी चेयर्स एंड टेबल, फैक्ट्री के लंच रूम की, तो फैक्ट्री के अंदर इनकर्ड हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद क्या है, द वेजेस ऑफ द रिसेप्शनिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में है, फैक्ट्री के अंदर नहीं है, सो ये कौन सी कॉस्ट है, ये पीरियड कॉस्ट है। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लीजिंग द कॉर्पोरेट जेट, ठीक है ना, कॉर्पोरेट जेट जो लीज पर दिया हुआ है उसकी कॉस्ट ऑफ लीजिंग यूज बाय द कंपनीज एग्जीक्यूटिव, कंपनी के एग्जीक्यूटिव यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री में नहीं है, तो ये क्या होगी, पीरियड कॉस्ट होगी। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग रूम, रूम्स को आप रेंटिंग पर दे रहे हो, उसकी जो कॉस्ट है
कहाँ पर भाई? फ्लोरिडा के रिजॉर्ट पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप फॉर द एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग पार्टी करेंगे। तो पीरियड कॉस्ट होगी ये, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर इनकर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। फैक्ट्री के वर्कर भी पार्टी करते हैं कभी कभार, बट यहाँ पर ये आउट ऑफ द फैक्ट्री काम किया जा रहा है, तो ये पीरियड कॉस्ट होगा। लास्ट में आपको कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट, कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको जो आप पैक कर रहे हैं या उसकी पैकेजिंग कॉस्ट आ रही है वो फैक्ट्री के अंदर ही होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगा। तो ये आपकी 15th कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस हो गई। 3 क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से समझ लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली। इसमें अगर आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसका कंप्यूटेशन का पार्ट करेंगे, हाई लो मेथड का पार्ट करेंगे, रिग्रेशन लाइन मेथड करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कॉस्ट को स्प्लिट किया जाता है।